जय हिंद टू ऑल आवर व्यूअर्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है अग्निवीर ऑनलाइन, जहां पे मिलते हैं हम हर दिन एक नए हीरो से, जो हीरोज हमारे को अपनी स्टोरीज से हमेशा प्रेरित करते हैं। आज के वीडियो में हम लेके आने वाले हैं एक ऐसे हीरो जो कि समुद्र की गहराइयों में जिन्होंने अपनी ड्यूटी करी है। उन्होंने ऐसी जगह पे काम करा है जहां पर नॉर्मल इंसान कभी जाने की सोच भी नहीं सकता। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्स सबमरीनर इंडियन नेवी से। क्या इनका एक्सपीरियंस है, इन्होंने कहाँ का ड्यूटी करी है और क्या-क्या चैलेंजेस इनको डीप सी में देखने पड़े हैं, वो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलते हैं सीधे पॉडकास्ट की तरफ। तो जय हिंद व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे साथ एक आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, जो कि इंडियन नेवी की उस ब्रांच से आते हैं, जो कि हमें दिखते तो नहीं है, बट उनका कंट्रीब्यूशन भी इक्वली ही होता है हमारे देश की जो भी नेवल हमारा एरिया है उसको सेफगार्ड करने में। सर की अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो सर को सीआईएनसी कमेंडेशन कार्ड मिला हुआ है। सर ने 12 साल इंडियन नेवी में और उसमें से भी ऑलमोस्ट 11 साल एज अ सबमरीनर सर्व करा है। कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर सबमरीन दोनों में सर ने ऑपरेट करा है और सर का एक्सपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स में रहा है। सो एवरीबडी प्लीज वेलकम लेफ्टिनेंट कमांडर राहुल पंत सर। सर, थैंक यू वेरी मच टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक्स प्रदीप। बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। आपने आज यहाँ बुलाया। प्लेजर इज ऑल आवर सर। सर, सबमरीन्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे माइंड में, राइट? एक कन्फाइंड स्पेस है और उस वो स्पेस आपको पानी के नीचे लेके चले जाता है। कोई धूप नहीं। ऐसा मिथ है, मतलब इट्स नॉट द रियलिटी जो मैं बता रहा हूँ, और ये मिथ आपसे अच्छा कोई क्लियर नहीं कर सकता सर। इज इट ट्रू? क्या ये सच है कि एक बार इंसान नीचे चले जाता है सबमरीन में पानी के नीचे, तो वो बिल्कुल कट आउट हो जाता है अपनी नॉर्मल लाइफ से? क्या ये सच है? मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली सच है। ऑफ कोर्स अगर आप काम कर रहे हैं और आपका काम ही अगर पानी के नीचे इन्वॉल्व है तो आप डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कट ऑफ होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अकेले हैं। आपके साथ एक ऑलमोस्ट 100 से 200 लोगों की टीम साथ में रहती है। आपको पूरा एक सपोर्ट दिया जाता है, एक रेजिमेंट सिस्टम रहता है शिप के अंदर, जिसमें कि डे टू डे एक्टिविटीज में और रोजाना के दिन कार्य में जो भी आप करते हैं उसमें आपके साथ लोग साथ में रहते हैं। और हाँ, वैसे भी जब आप एक सबमरीन या एक पनडुब्बी की बात करेंगे तो 250 मीटर से लेकर एनीवे बिटवीन 300 मीटर अगर मैं बोलूं तो ओशन के नीचे आप जा रहे हैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए। वहां पे आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता है सोचने का कि आप अकेले हैं कि नहीं। हम्म। पर जहां तक की बात है, काम बहुत प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहता है। आप बहुत बिजी रहते हैं, आपका माइंड एकदम अलर्ट स्टेज में होता है क्योंकि आप एक दुश्मन से छुप के किसी चीज के लिए रेडी हो रहे हैं। और उस एंगल से जैसे लोग बोलते हैं कि अरे सबमरीनर तो ओशन के नीचे रहता है, ये तो अकेले रहने वाले प्राणी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम वापस हार्बर में आते हैं एकदम उतनी ही तरीके से हम एंजॉय भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, एट हार्बर मेंटेनेंस जो बोला जाता है वो भी करते हैं, और बाकी लोगों के साथ और अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन भी रहता है। तो सर, आपने बात बताई कि हम लोग फन भी कर कर लेते हैं जब टाइम मिलता है आपको। तो क्या सब फन एक्टिविटीज आपकी रहती है कन्फाइंड स्पेस के अंदर? बिकॉज अगर नॉर्मल मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारे लिए फन है कि आप कहीं जाओ, आप किसी मॉल जाओ, या अगर आप कहीं, अगर इफ यू आर एन आउटडोर काइंड ऑफ पर्सन, आप हाइकिंग पे जाओ। बट व्हाट इज फन फॉर अ सबमरीनर? एक सबमरीनर के लिए फन का मतलब क्या है? तो सबमरीनर की जब बात करें, अगर आप एक पनडुब्बी के अंदर हैं पानी के नीचे, आपके पास फन एक्टिविटीज उस लेंथ ऑफ द बोट तक ही कन्फाइंड है। जो आपके साथ 100 लोग या 150 लोग जो भी आपके साथ सेल कर रहे हैं, वो उन्हीं के साथ आप एक्टिविटीज प्लान करते हैं। ये एक्टिविटीज फन वे में भी हो सकती है, जैसे कि कहानियां शेयर करना, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, सच एज कुकिंग कंपटीशन। आप सोचिए पानी के नीचे रह के कुकिंग कंपटीशन चल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। वहां से लेकर अप टिल आपकी मशीनरी के अराउंड अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, आपके डिपार्टमेंट के अराउंड कोई कंपटीशन हो रहा है, वो मतलब इतना तक भी चले जाते हैं कभी कभी कि फिजिकल फिटनेस सबमरीन के अंदर ही आपस में चेक हो रही है कि कौन कितने पुशअप्स मार सकता है एक कंस्ट्रेंट स्पेस में। ऐसा भी चीजें चलती हैं, तो बहुत तरीकों से फन एक्टिविटीज रहती हैं। बाहर की दुनिया से कांटेक्ट में रहने के लिए न्यूज कंटिन्यूअस रिले होती है।
हमारे पास ऑन बोर्ड में ऑडियो विजुअल सिस्टम्स रहते हैं जहां आप मूवीज भी देख सकते हैं, पर जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आप एक मिशन के लिए गए हैं, आपको सोचने का भी टाइम नहीं होता कि आपने फन करना है अभी कि काम करना है। पर हाँ, दिनचर्या में वो सब कुछ आपका इन्वॉल्व रहता है। सर आप 100-150 लोग वाला वर्ड बार-बार यूज़ कर रहे हैं, तो कौन होते हैं ये 100 डो 150 लोग? आर दीज़ चोज़न पीपल या हर इन बंदे का अपना एक एक्सपर्टीज़ होता है? मतलब किस तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है? बिकॉज़ आर्मी में अगर जैसे मैं एक सेक्शन की बात करता हूँ, सेक्शन में आपके एडवांस पार्टी भी होती है, 2 लोग एडवांस जाते हैं, 2 आपको सपोर्ट देते हैं, राइट? तो नेवी में किस तरीके से और स्पेशली सबमरीन में ये 150 लोग कौन होते हैं? तो जब हम पनडुब्बी की बात करते हैं, तो पनडुब्बी में 3 मेन एरियाज में एक टीम को बांटा जाता है। उसका पहला एरिया होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इस ब्रांच का काम होता है जहाज को चलाना, जहाज को नेविगेट करना। अगर हम पानी की सतह में हैं या पानी के नीचे हैं, उस प्रकार से एक मिशन क्या डिमांड करता है, उस डिमांड में नेविगेट करना। कई इसमें मशीनरी भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे टॉर्पीडो सिस्टम्स, सोनार सिस्टम्स। इन सभी के अराउंड ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच अलोंग विद नेविगेशन सिस्टम ऑल्सो इन सारे सिस्टम्स को ऑपरेट करता है। इन इन कामों को अगर हमने ऑपरेशन में डालना है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए फिर टेक्निकल ब्रांचेस होती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इंजीनियरिंग ब्रांच बोलते हैं। तो पहले मैं इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करता हूं। इंजीनियरिंग ब्रांच से जो भी टीम होती है, उनका काम होता है, अगर मुझे सबमरीन चलानी है तो उसकी जो सपोर्टिंग मैकेनिकल मशीनरी है, यानी कि तेल, हवा, पानी और प्रोपल्शन, ये चीजें एकदम ऑप्टिमम मेजर में काम कर रही हैं कि नहीं और अवेलेबल हैं कि नहीं, इसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग ब्रांच की रहती है। कई सिस्टम्स होंगे उसमें लुब्रिकेंट्स यूज हो रहे होंगे, तो कोई सिस्टम होंगे जिसमें हाइड्रोलिक्स यूज हो रहे होंगे। एक इंजन रन कर रहा हूँ जो एक प्रोपेलर को ड्राइव कर रहा है, तो उसके लिए एक अलग टीम होगी। कोई एक टीम होगी जो सबमरीन के अंदर हवा को मेंटेन कर रही होगी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। क्योंकि आप पानी की सतह के नीचे हैं, हर 10 मीटर पे आपकी बॉडी और आपकी सबमरीन की बॉडी के ऊपर, दोनों के ही ऊपर 1 kg एटमॉस्फेयर का डिफरेंस बनता है। तो अगर एक पनडुब्बी 200 से 300 मीटर तक अगर नीचे जाती है, तो आप बात कर रहे हैं 30 kg के प्रेशर की बिल्डअप होने की। अभी इसको कैसे हम सही तरीके से बैलेंस करें, ये हवा वाली ब्रांच करती है, दैट इज द इंजीनियरिंग ब्रांच। और लास्ट ब्रांच रहती है इलेक्ट्रिकल। अब क्योंकि आप इतना सारा ऑपरेशन कर रहे हैं और मैकेनिकल सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जैसे कि पावर जनरेशन या कोई वेपन सिस्टम ऑपरेट करना या इंजन का कोई कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट करना, ये सभी काम इलेक्ट्रिकल ब्रांच देखता है। ऑलराइट सर। अच्छा सर, ये जो 100-150 है उसमें से भी कुछ हमारे ऑफिसर्स होते होंगे और कुछ हमारे सेलर्स होते होंगे, राइट? मतलब क्या रेशियो रहता है सोल्जर्स का और ऑफिसर्स का, पहले आप वो हमारे को बता दीजिए। जनरली बोलूंगा तो 1:4, 1:5 का रेशियो रखा जाता है। अगर आप रेशियो वाइज पूछेंगे, एग्जैक्ट नंबर्स तो मैं बता नहीं सकता, बट अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो 1:4 टू 1:5 का रेशियो रहता है। और ये मैं जनरली बता रहा हूँ आपको, वरना मेजर जो वर्कफोर्स रहती है वो ऑपरेट होती है सेलर्स के थ्रू, करेक्ट। और जो उसका लीडरशिप और मैनेजमेंट होता है या डायरेक्शन होता है, वो एग्जीक्यूट होता है ऑफिसर्स के थ्रू। और इस तरीके से दोनों क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्ट्स एंड सेलर्स एंड ऑफिसर्स वो साथ में आते हैं और एक मिशन को उसके फाइनल स्टेप तक पहुंचाते हैं। ऑलराइट सर। तो सर, एक लेमैन बंदा जो नेवी जॉइन करना चाहता है और स्पेशली सबमरीनर बनना चाहता है, वी नो कि जब एक बार इनटेक हो जाता है, आप सेलर बन के आ जाते हो और उसके बाद आपको अलग-अलग ब्रांचेज़ में भेजा जाता है, राइट? कुछ आपके टेक्निकल में जाएँगे, कुछ आपके एविएशन में जाएँगे, कुछ आपके एग्ज़ीक्यूटिव में जाएँगे और कुछ सबमरीनर में भी जाएँगे, राइट? तो सबमरीनर में जाने के लिए क्या एक्सपर्टीज़ होना चाहिए एक सोल्जर के अंदर, अगर आप वो हमें बता पाएँ? या कुछ ऐसे सेट ऑफ नॉर्म्स हैं, जिसको कि एक सोल्जर को कंप्लीट करना होता है या उन सब चीज़ों पे खरा उतरना होता है और तभी वो सबमरीनर बन पाएगा? तो जब आप सबमरीन की बात कर रहे हैं और उसको सबमरीनर बनना है, कुछ चीजें आपको ऑलरेडी आपकी एकेडमी और शिप में ही ट्रेनिंग दे दी जाती है। पर क्योंकि आप एट सी
बिलो द वाटर काम करेंगे, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं। उसमें फिजिकल फिटनेस भी चाहिए होती है, उसमें एक मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी हो जाती है। और क्योंकि आप एक बहुत ही कंस्ट्रेंट स्पेस में काम करने वाले हैं, तो आपका एक टीम एटीट्यूड, एक कामनेस और एबिलिटी एक कंस्ट्रेंट स्पेस में काम करने की बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये कुछ चीजें हैं जो आपको एक एक सेलर, एक सबमरीन के एंगल से होने में आपको बहुत सफल होने में हेल्प करते हैं। इसी के अराउंड क्या होता है, हमें पहली चीज ये जरूर नोट करनी है कि कोई भी स्पेशल ब्रांच जो रहती है आर्म फोर्सेस की, वो एक वॉलंटियरिंग ब्रांच रहती है। आपको करेक्ट। कोई फोर्स नहीं करेगा जाने के लिए। आप अपने वॉलंटियरिंग बेसिस पे, अपने ओन इच्छा पे आप इस एक्शन पैक्ड सिनेरियो में आने के लिए पहले तो चॉइस बनाएंगे। चलिए चॉइस बना दी, पर चॉइस बनाने के बाद मेन इंपॉर्टेंस होती है कि आप खुद को कितना जानते हैं, यानी कि आपकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस जैसे कि मैंने बोला, और आपको कंस्ट्रेंट स्पेसेस में काम करने का कितना कैलिबर आप रखते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो स्टैंडर्ड्स गाइड करती हैं और एक किसी को इनेबल करती हैं एक अच्छा सेलर सबमरीन में बनने के लिए। सर, इंडियन नेवी का एक सबमरीनर स्कूल भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोची में है शायद। हाँ जी, विशाखापट्टनम में है। अच्छा, विशाखापट्टनम में। तो जी वहां जी। पे जब एक यंग सेलर जाता है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा वहां पे? बिकॉज आई एम श्योर कि हमारा जो पॉडकास्ट जितने भी हमारे व्यूअर्स देखेंगे उनमें से कोई ना कोई अभी सबमरीन तो बनेगा ही बनेगा सर। सो मैं उनके लिए इजी बनाना चाहता हूँ कि व्हाट दे हैव टू एक्सपेक्ट जब वो सबमरीनर स्कूल में जाएं, सो दैट उनके लिए थोड़ा ईज हो। देखिए, जब आप सबमरीन स्कूल में जा रहे हैं ना, और ये शायद से मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर हम जब फौज भी ज्वाइन करते हैं सब सोचते हैं ओ बस हाथ में बंदूक मिली और भागा दौड़ी करनी है, मैंने बस फिट रहना है। पर हमें एक चीज जरूर नोट करनी है कि जब हम सबमरीन में जा रहे हैं, तो आपका सिर्फ भागा दौड़ी या एक्शन पैक्ड सिचुएशन ही नहीं रहेगी, पर आपकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा होगी। और जगहों के कंपैरिजन में अगर मैं कुछ अंतर बताऊं, तो आपको एक एक पर्टिकुलर स्कूल रहता है जिसको हम एस्केप ट्रेनिंग स्कूल बोलते हैं। आई मीन नेशनल ज्योग्राफिक ने चैनल ने उस पर काफी बार कवरेज दी करेक्ट। है, आपको यूट्यूब पे भी करेक्ट। दिखेगा। पर एस्केप ट्रेनिंग स्कूल एक ऐसा स्कूल होता है जहां पे आपको समझ में आता है कि पानी को जो मैं सोचता था या तैराकी को जो मैं सोचता था, वो एक्चुअली में वैसे सच नहीं है। क्योंकि अब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं सबमरीन से एस्केप करने की। तो आपको डाइविंग के ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको पानी के नीचे रखा जाएगा, आपको एक टॉर्पीडो ट्यूब में फिट करके एस्केप करना सिखाया जाएगा। यहां से फिजिकल फिटनेस का काम स्टार्ट होता है। धीरे धीरे जब आप ट्रेनिंग खत्म करते हैं, फिर आपकी पढ़ाई शुरू होती है। आपको इतने, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में भी बोल रहा था, हर नट बोल्ट से लेके वो मिसाइल जो लॉन्च होती है उसका एक साइंटिफिक पर्पस होता है। आप अपनी सबमरीन ट्रेनिंग में उस पर्पस को पढ़ते हैं, सिस्टम्स को जानते हैं, और एक अलग तरीके का एक एप्टीट्यूड बिल्डअप करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, जब आप एक सबमरीन स्कूल में पहुंचते हैं आपको बिल्कुल नई देखने को मिलती है, जो आपने कहीं और ट्रेनिंग में जनरली नहीं देखी होती है। आपका पहला दिन से ही आपको इंक्लूड कर दिया जाता है एक माइंडसेट बनाने में। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, कंस्ट्रेंट स्पेस में काम करना, उस हिसाब से ही वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। सबमरीन स्कूल वन ऑफ द सबसे प्रोफेशनल स्कूल्स है विद इन नेवी, आई वुड से, अपार्ट फ्रॉम अदर स्कूल्स एज वेल विच आर देयर। बट यहाँ की ट्रेनिंग एक अलग टाइप के इन्वायरमेंट के लिए आपको प्रिपेयर करती है, जो मेरे ख्याल से शायद से कोई भी आपको नॉर्मल बुक या यूट्यूब चैनल, या आप बोलेंगे अगर मैं कहीं जाके इसकी पढ़ाई कर लूं, शायद से आपको देखने को नहीं मिलता। कंप्लीटली सर, कंप्लीटली वी आल्सो एग्री विद यू। तो सर, अभी जैसे नेवी में क्या होता है, सोल्जर्स जब सेलर्स जब आते हैं हमारे, तो वो एसएसआर एंड एमआर एंट्री के थ्रू आते हैं, राइट? सो क्या सबमरीन के अंदर एसएसआर एंड एमआर मतलब दोनों एग्जीक्यूटिव एंड योर टेक्निकल दोनों ही सेलर्स आ सकते हैं, या फिर खाली टेक्निकल्स के लिए ये ब्रांच अवेलेबल रहता है? नहीं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी एसएसआर और एमआर एंट्री की आप बात कर रहे हैं, वो एंट्री आपकी नेवी के लिए है। जी। कि नेवी ने जब आप अपने द्वार खोलने हैं और आप उसके अंदर स्टेप इन करेंगे, तो आपकी एलिजिबिलिटी कौन से कैटेगरी में रहेगी। पर अब आप सबमरीन, आप एक जहाज के लिए ट्रेन हो रहे हैं, जहाज में दोनों ही टाइप की एंट्रीज एलिजिबल होती हैं। ऑलराइट।
उस एंगल से अगर एलिजिबिलिटी देखना है तो वो डिपेंड करता है, जब आप एक एसएसआर और एमआर बनते हैं तो आप कौन सी ब्रांच के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं या आप कौन सी ब्रांच में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं, आपको ऑपरेशंस में इंटरेस्ट है, आपको एक जहाज चलाना पसंद है, आपको सोनार और नेविगेशन वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जाएंगे। पर अगर आपको मशीन इंटरेस्ट करती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरेस्ट करता है, सेंसर्स इंटरेस्ट करते हैं, एक इंजन की फंक्शनिंग इंटरेस्ट करती है, तो अकॉर्डिंगली फिर आपको उस टेक्निकल ब्रांच में प्लेस किया जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग। ऑलराइट सर। सर जैसे आर्मी में होता है कि आप 3 साल सीआई एरिया में काटते हो और 3 साल आप पीस जोन में काटते हो। वैसे ही नेवी में भी बोला जाए तो आप आपके सी में आपके आप इन शिप जाते हो और फिर आप लैंड पे भी आते हो, मतलब पोस्टिंग्स होती है अलग अलग। सो क्या सबमरीन में भी ये चीज फॉलो होता है और या फिर कि आप पूरे 12 महीने पानी के नीचे ही रहोगे? नहीं, 12 महीने तो पानी के नीचे नहीं रहते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, सबमरीन एक बहुत ही मिशन स्पेसिफिक बोट्स होती हैं। हाँ जी। तो उस उन मिशंस में आपकी पेट्रोलिंग हो सकती है, आपका मिशन इन्वॉल्व कर सकता है किसी दुश्मन को सर्वेलेंस करना, कहीं पे रिकॉनेसेंस करना, कहीं पे ब्लॉकेड क्रिएट करना, बहुत अलग अलग कैटेगरी के मिशंस रहते हैं, पर वो बहुत मिशन स्पेसिफिक होते हैं। अब उसी तरीके से सबमरीन्स में जब आप पोस्ट होते हैं तो नेवी का जनरली कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि आपकी जो पोस्टिंग आती है वो आती तो जहाज के लिए है, अगर आप देखेंगे तो वो जहाज किसी स्पेसिफिक जगह में है। तो हुँ, अगर मैं लोकेशन वाइज बोलूं तो आप जाएंगे फॉर एग्जांपल मुंबई या कोची या विशाखापट्टनम या जहां भी वो पोर्ट होगा। पर जब आपका मिशन आएगा उसके हिसाब से आपका डिप्लॉयमेंट होगा। जैसे कि आपने आर्मी का एग्जांपल दिया, जो आपका फील्ड डिप्लॉयमेंट होता है, काउंटर इंसर्जेंसी डिप्लॉयमेंट्स आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही सबमरीन में आप जिस प्रकार के मिशन के लिए डिप्लॉय किए जा रहे हैं उसके लिए आप जाएंगे। पर डेफिनेटली वो 12 महीने नहीं होता, वो डिपेंड करता है मिशन के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंगली आपको भेजा जाता है, आप जाते हैं, अपना मिशन पूरा करते हैं और फिर आप वापस हार्बर आ जाते हैं। एक बात बड़ी अच्छी होती है जो शायद से हर जगह डिस्कस की जाती है, आप अगर शिप पे हैं और अगर आप लेट्स से बैचलर हैं ओके, तो उस एंगल से आपको शिप पे रहना पड़ता है। पर सबमरीन में अगर आप बैचलर हैं तो आपको मेस में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, ये बड़ी ये नया है बिल्कुल स्पेसिफिक सर। बात है, सबमरीन्स के लिए ओनली ड्यूटी पर्सनल रहता है और फिर बाकी लोग अपना, उनको एक मेस में अकोमोडेशन दिया जाता है, जहाँ पे या आप बैरिक्स अगर बोल लें तो आपको बैरिक्स दिए जाते हैं। अगर आपकी शादी हो रखी है तो शादीशुदा के लिए अक्रॉस द फोर्सेस जनरल रूल है, आपको मैरिड अकोमोडेशन दिया जाएगा और आप वहां पर रहेंगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं, अगर आप एज अ यंगस्टर जब एंटर कर रहे हैं तो काफी बार, कई बार मैंने नोटिस किया, ये वन ऑफ द अट्रैक्शंस होता है कि हमें मेस में रहने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम लैंड में रह पाएंगे, क्योंकि करेक्ट, बाकी टाइम तो आप डिप्लॉय हो रहे हैं। करेक्ट सर, करेक्ट। अच्छा सर, व्हेन आई वाज़ गोइंग थ्रू योर सीवी, जब मैं आपके बायोडाटा या आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में पढ़ रहा था, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आपने कन्वेंशनल एंड आपका न्यूक्लियर सबमरीन दोनों में आपने अपना सर्विस दिया हुआ है। तो क्या डिफरेंस होता है सर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर सबमरीन में? और क्या इसके अलावा भी कोई सबमरीन का टाइप होता है? आप अगर आप बता पाएँ तो सर? तो एक मैंने बड़े ही जेनरिक टर्म्स में आपको बताया कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दो टाइप की सबमरीन्स रहती हैं, बेस्ड ऑन जैसे मैंने अपनी पढ़ाई की थी या नेवी में जैसा मेरा प्रोग्रेशन रहा था, उस हिसाब से मैं एक दोनों ही टाइप की बोट्स में मुझे काम करने का मौका मिला। बट जब हम कन्वेंशनल वर्ड यूज करते हैं तो कन्वेंशनल का मतलब होता है लाइक एन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। अगर बोले तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी अगर मैं बोल रहा हूँ तो डीजल सबमरीन्स हो सकती हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन्स हो सकती हैं, अलग अलग कैटेगरी की सबमरीन्स रहती हैं। जब हम न्यूक्लियर सबमरीन बोलते हैं ना, वहां पे एक बड़ी स्पेसिफिक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंड रेडिएशन। हुँ, तो इसके लिए एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे एक पढ़ाई करनी पड़ती है, समझना पड़ता है उस सिस्टम को, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आप एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके एक अलग टाइप की एक सबमरीन को अब ऑपरेट करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली करेक्ट। आपको टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, और यही डिफरेंसेस कुछ रहते हैं। ऑफ कोर्स आज की डेट में सबमरीन्स अच्छे से ऑप्टिमाइज भी हो रही हैं, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से केटर किया जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बिल्डअप हो रही हैं तो हम देख पा रहे हैं और एडवांस सिस्टम्स अवेलेबल हैं जिससे कि हम बेटर ऑपरेट कर सकते हैं।
मतलब एक टाइम पे होता था जब आप वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर्स देख रहे थे तो जो ऑलमोस्ट इतने मतलब बड़े बड़े होंगे अगर मैं लिटरली साइज बताऊं। करेक्ट। और अब आपके पास माइक्रो चिप्स के सिस्टम्स हैं, आपके पास बहुत एडवांस कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो अच्छे से ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो जब हम कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वर्ड यूज कर रहे हैं, मेरे बायोडाटा के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो कन्वेंशन का मतलब यही था, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर। और न्यूक्लियर इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म विद इन द मैरीटाइम इंडस्ट्री ऑल्सो, जिसको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता तो सर, जो भी हमारा सेलर है, जो सबमरीनर बन गया है, क्या ये इम्पोर्टेंट है कि वो न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल दोनों में अपना टेन्योर काटेगा? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना पूरा टेन्योर न्यूक्लियर में ही काट दे या कन्वेंशनल में ही काट दे? है। देखिए, वो डिपेंड करता है आपका आपका करियर प्रोग्रेशन कैसे बढ़ रहा है विद इन द सबमरीन आर्म। आपके पास हर टाइप की सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है। आप ज्वाइन करते ही अपनी जब इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो हो सकता है आप स्टेप बाय स्टेप जाएं। पहले आपको कन्वेंशनल सबमरीन्स में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और उसके बाद आप ग्रेजुएट करेंगे इनटू न्यूक्लियर सबमरीन्स। या हो सकता है कभी कभी देयर आर मेथड्स इन प्लेस थ्रू विच आप डायरेक्टली न्यूक्लियर सबमरीन में भी जा सकते हैं और वहां से आप टेक ओवर करें। एटलीस्ट नेवी के एस्पेक्ट से अगर मैं बोलूं तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपके ट्रांसफर्स कैसे हो रहे हैं। आपका एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको कहाँ डाला जा रहा है, एंड उसके बेसिस पे आपको एक्सपोजर मिलता है दोनों ही बोर्ड्स का, चाहे वो कन्वेंशनल हो या न्यूक्लियर हो। ऑलराइट सर। सर नेवी में अभी देखो, नेवल जो फोर्स है उसमें मेन एंड वुमेन ऑफिसर्स दोनों इक्वल हैं, राइट? और शिप्स में तो हमने देखा है कि वुमेन से आपके ऑफिसर्स की भी पोस्टिंग आती है, बराबर आती है। क्या ये सेम सबमरीन में भी होता है? बिकॉज़ अभी अग्निवीर में विमेन सेलर्स को भी इंडक्ट करा गया है एंड क्या पता आने वाले फ्यूचर में उनको सबमरीन में भी इंडक्ट करा गया है। बट वो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि क्या वहाँ पे लेडी ऑफिसर भी मतलब डिप्लॉय होती हैं? वो अगर आप बता पाएँ सर? सो इंडियन नेवल फोर्सेस में अभी एज फार एज सबमरीन्स इज कंसर्न, इवन अगर मैं ग्लोबली भी बोलूं, बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे विमेन एज एन एंट्री सबमरीन्स में केटर होती हैं। और इसके कई रीजंस भी हैं, क्योंकि सबमरीन टेक्नोलॉजी अगर हम देखें वो हाल ही में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक्चुअली सेटल हुई थी। तो अगर करेक्ट, अभी हम देखें तो 50 से 60 70 साल ही कुछ गुजरे हैं इसके अराउंड। बहुत सारी स्टडीज इन प्लेस हैं जहां पे ये केटर करना देखा जा रहा है कि हम अलग अलग लेवल्स में, स्टार्टिंग विद पॉलिसी लेवल, गोइंग इनटू द सबमरीन लेवल, टीम लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए उसको कैसे हम अपग्रेड करें और कैसे लाएं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। पर अगर हम एज ऑन टुडे बात करें तो अभी विमेन की एंट्रीज सबमरीन में नहीं की जाती है। ऑलराइट सर। सर आपसे पहले हमारे हमारे शो पर ही कैप्टन बाबू भी आए थे, तो उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो नेवी में सेलर्स होते हैं और आपके ऑफिसर्स होते हैं, उनका ओएसडी होता है, राइट? ओएसडी वो लोग सब जाते हैं अपना ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में, तो क्या सबमरीन्स भी ओएसडी जाती हैं? और अगर जाती हैं तो मतलब किस तरीके से जाती हैं? जैसे एक्सरसाइजेज होती हैं, हमारी नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं, ओएसडीज भी हो गए, तो कितना फ्रीक्वेंट रहता है ये जाने का? मेरा पर्पस क्वेश्चन का ये है सर कि जो भी सेलर सबमरीन जॉइन करेगा, क्या उसको फॉरेन पोस्टिंग्स देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी सर? तो शॉर्ट आंसर अगर मैं बोलूं तो यस, देखने को मिलेगी। आपका अलग अलग तरीके से एक शिप बाहर के पोर्ट्स विजिट करता है। आप मेंटेनेंस के लिए शिप को बाहर ले जा सकते हैं, है ना। तो यानी कि अगर किसी शिप का बहुत ही मेजर एक मेंटेनेंस होना है, जिसको हम मेजर रीफिट करके बोलते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आपको बाहर देश में भेजा जाएगा जहां भी उस शिप का मेंटेनेंस हो रहा होगा। अगर आप किसी लॉन्ग टर्म पेट्रोलिंग पे हैं जहां पे आपको सेलिंग करना पड़ रहा है और वो पीस कीपिंग मिशन के लिए है या वो लेट से एक जॉइंट एक्सरसाइज के लिए है, तो आपको जरूर देखने को मिलेगा बाहर। और बाकी मैंने जैसे बोला, इट्स अ स्टेल्थ फोर्स। एक्सपोजर जो होता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस टाइप की आपको ये मिशन या अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, उसके बेसिस पे आपके ऑफशोर डिप्लॉयमेंट्स डेफिनेटली हो सकते हैं। ऑलराइट सर। अच्छा सर, अभी आपने जब कमीशन लिया था 2010 में जब आप कमीशन हुए थे सर, उस टाइम के सबमरीन फ़ोर्स में और अब की सबमरीन फ़ोर्स में आप क्या डिफ़रेंस देखते हैं? मतलब डेफ़िनेटली स्टार्टिंग में ही आपने वैसे एक चीज़ बता दी कि अब टेक्नोलॉजी वाइज़ सबमरीन्स बहुत चेंज हो रही हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या चेंजेज़ आप देख रहे हो
पहले की सबमरीनर्स की लाइफ में और अब की सबमरीनर्स की लाइफ में सर? आई थिंक सबसे बड़ा चेंज अगर आप मुझसे पूछे तो इज द वर्कफोर्स. देयर इज अ ह्यूज जनरेशन जंप हुँ, that has taken place. I would say the जो भी वर्कफोर्स अभी आ रही है, चाहे आप सेलर लेवल पे जा रहे हैं, आप ऑफिसर लेवल पे जा रहे हैं, या जैसे भी आप पनडुब्बी के ऊपर अपॉइंटेड हैं, एक एक अवेयरनेस है. अब अवेयरनेस मैं किसी भी एंगल से बोलूं, वो हाइटेंड ही दिखती है मुझे, जो हुँ, पहले शायद से थोड़ी कम होती थी. और वो ऑब्वियस भी है, राइट. अगर पहले मैं होता था, अगर मैं अपना बचपन कोट करूं, तो मुझे 12th के एग्जाम के क्वेश्चन के लिए मुझे 10 स्टेशनरी में जाना पड़ता था, सिर्फ वो गाइड बुक ढूंढने के लिए. करेक्ट। आज की डेट में आपके पास चैट जीपीटी आ चुका है. हुँ, आपके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जिसको आप एक क्वेश्चन फेंको, वो आपको वो भी बता देगा जो शायद से आपने सोचा भी नहीं होगा. तो एक अवेयरनेस है, इंक्रीज अवेयरनेस. जैसे मैंने बोला, टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से आपके पास और बेटर सिस्टम्स इन प्लेस हैं. तो यानी कि क्या होता है, आपका फिजिकल एफर्ट कम हो जाता है, बट एट द सेम टाइम हमें ये जरूर कॉन्शियस रहना है कि आपका मेंटल एफर्ट बढ़ जाता है. यानी कि थिंग्स लाइक आप कितनी जल्दी क्रिटिकल रीजनिंग कर सकते हैं, कितने अच्छे हैं आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में. दोज आर सम, दोज वर एग्जिस्टिंग, आई वुड से. इट्स नॉट कि वो पहले नहीं था और अभी सडनली आ गया है, पर अब उसकी डिमांड ज्यादा है. सेकेंड थिंग इज, पहले की लाइफ यूज टू बी वेरी चैलेंजिंग. जब मैं कन्वेंशनल बोर्ड्स बोलता हूँ, एंड इफ आई टॉक अबाउट अ टेक्नोलॉजी कमिंग फ्रॉम एज ओल्ड एज लेट्स से 1960s, एंड लेट्स से आप उसको 90s में ऑपरेट कर रहे थे. आप सोचिए, आप एक ऐसे टेम्परेचर में काम कर रहे थे जहां सिर्फ अगर मैं एक सबमरीन का इंजन ऑन कर देता, तो उस एरिया का टेम्परेचर आराम से 35 से 40 या 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता था. और आप बैठे हैं वहां पे 3 से 4 घंटे की वॉच लगा के कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं मशीन सही चल रही है कि नहीं. करेक्ट। एट सी आप जा रखे हैं, आपके पास जिस प्रकार से एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम अवेलेबल है, उससे कहीं ज्यादा आपके पास मशीनरी इंस्टॉल्ड है. आप हुँ, सोचिए वो गर्मी और का लेवल कहाँ होगा. और आज के सिस्टम्स आप देखें तो दे आर मच बेटर. जैसे मैंने बोला, स्पेस और अच्छी ऑप्टिमाइज्ड है. तो उस एंगल से दो चेंजेस हमें आज की डेट में देखने को मिलते हैं किसी सबमरीन में. ऑलराइट सर। सर, सबमरीनर, अब सबमरीनर की लाइफ के ऊपर आता है थोड़ा, बैक टू सबमरीनर लाइफ का क्वेश्चन। तो अब बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहते हैं सबमरीनर, डील करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है सर। तो ये हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है एक पर्सन की? अगर करता है तो कैसे कोप अप करती है नेवी या सबमरीनर्स इस चीज़ से सर? सो नेवी अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है इसके अराउंड. ये एक बहुत ही वेल नोन और वेल रिसर्च टॉपिक है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स द ह्यूमन जो ऑपरेट कर रहा है एक मशीन को. तो राइट, अगर आपने ह्यूमन को कैटर नहीं किया, तो मशीन कैसे चलेगी, है ना. बिल्कुल सर, और बिल्कुल। इसमें कई सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं. हुँ, जैसे अगर मुझे आपकी मेंटल हेल्थ मेंटेन करनी है, तो उसमें एक साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है. उसके बेसिस पे एनालाइज किया जाता है कि एक पर्टिकुलर सेलर की मेंटल फिटनेस कितनी इम्पैक्ट हो रही है, उसको कितने टाइम के लिए डिप्लॉय करना चाहिए, अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो उसका रिप्लेसमेंट अवेलेबल है कि नहीं, क्या हम बडी सिस्टम में काम कर रहे हैं कि नहीं, हर एक की पेयरिंग अकॉर्डिंगली अलाइंड है कि नहीं. फिजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी अगर आप बात करें, अब आप जा रहे हैं पानी के नीचे. पानी के नीचे ना ही कोई माइक्रोवेव आ सकती है, ना ही कोई यूवी रे आ सकती है, ना ही कोई कॉस्मिक रे आ सकती है. करेक्ट, और मैं ये क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि यही हमारे सोर्सेज होते हैं फॉर थिंग्स लाइक विटामिन डी, करेक्ट। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. तो अब क्या होता है, इसको केटर करने के लिए हमेशा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर रहते हैं जो साथ में सेल करते हैं. ही इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट. ऑलराइट, ही ऑल्सो केटर्स फॉर, अच्छा किसी को अगर ये पेन हो रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन, इज इट बिकॉज ऑफ क्लिनिकल कंडीशन, इज इट बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर. और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप सबमरीन में राशन देखेंगे, आप देखेंगे खाने का रूटीन जो है, बॉडी क्लॉक जो हम बोलते हैं. क्योंकि आप पानी के नीचे हैं, दुश्मन के साथ आपने इंटरेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली आप दिन दोपहरी में तो नहीं करेंगे. तो आपका पूरा बॉडी क्लॉक रिवर्स भी हो जाता है. कई बार करेक्ट। ऐसा होता है, आप रात रात को ऑपरेट कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं. तो इन सभी चीजों को केटर करके एक पर्टिकुलर ह्यूमन की बॉडी एक सबमरीन जैसे एनवायरनमेंट में कैसे रहेगी, उस पे भी बहुत फोकस दिया जाता है, ताकि दैट सेफ्टी एस्पेक्ट डजंट गेट वायलेटेड. ऑलराइट, तो मतलब एक सोल्जर बिल्कुल सेफ है पानी के नीचे भी सर, वी कैन से दैट। और यस, वी कैन से दैट.
लेट्स से सर, अगर कभी मेडिकल इमरजेंसी, आपने डेफिनेटली ये सिचुएशन फेस करी होगी सर। लेट्स से कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फैमिली में इमरजेंसी आ गई, किसी को भी आ सकती है सर। तो उस केस में क्या होता है? लाइक सबमरीन का मिशन कैंसल हो जाता है या सबमरीन वापस आती है या फिर कैरी ऑन होता है? सो जो भी प्रोसीजर्स सेट रहते हैं सबमरीन के अंदर, वो बहुत सारे फैक्टर्स को कैटर करते हैं। आई थिंक आपने 3 या 4 फैक्टर्स अभी गिना दिए, पर उसके भी ऊपर कई फैक्टर्स रहते हैं जिसके लिए एक सबमरीन प्रिपेयर्ड रहती है। जो एक क्रू जाता है उसमें इनफ रिप्लेसमेंट अवेलेबल है कि नहीं, किसी को कुछ हो गया, मान लीजिए मुझे एट सी ऑपरेशन करना पड़ गया, या कोई इमरजेंसी आ गई, किसी पर्सनल को हेली लिफ्ट कराना पड़ गया, या किसी शिप में ट्रांसफर करना पड़ गया, तो ये सभी सिचुएशंस कैटर की जाती है। अभी अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे बोलें तो किसी को मेजर इंजरी हो गई, आपके साथ एक फ्लीट चल रही है, आप इमीडिएट मेडिकल ट्रांसफर कर सकते हैं टू अ शिप। आपको किसी को हेली लिफ्ट कराना है तो आप उसको हेली लिफ्ट करा सकते हैं। ऑपरेशन हमेशा प्रायोरिटी लेता है फॉर अ सबमरीन, क्योंकि बहुत सारे उसमें कंट्री के रिसोर्सेज इन्वॉल्व रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक टीम मेंबर की जान के ऊपर रहेगा वो। इनफ मेजर्स आर पुट इनटू प्लेस, जहां पे अगर हमें इवैक्यूएशन की जरूरत पड़े या हमें कोई इमरजेंसी को केटर करने की जरूरत पड़े तो हम वो हैंडल भी कर पाए, और वो हम लैंड के साथ कम्युनिकेट भी कर पाए। ऑलराइट, सो मतलब एंड टू एंड कम्युनिकेशन बना रहता है, लैंड यस, एंड सी दोनों में। बिल्कुल। सर ऑल्सो आपने 12 साल नेवी में दिए, बहुत से आपके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे सर। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें कि यू गेट एक्चुअल थ्रिल्स? अगर आप कुछ शेयर कर पाएँ सर? कोई ऐसा ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब इन डेप्थ वी डोंट वांट एनी नॉलेज। हमें आप अगर ऊपर से कुछ बता पाएँ, जिसमें कि थोड़ा एड्रेनालिन रश आपको भी हुआ हो? ओके, कुछ चीजें मतलब मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपका सबमरीन को डिप्लॉय होना है ना, तो सबसे बढ़िया बात पता है क्या होती है? टीम मेंबर्स को भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, ऑलराइट, क्योंकि बहुत ही आई वुड से कॉन्फिडेंशियल नेचर के मिशंस रहते हैं। आप नॉर्मली उनको कहीं भी नहीं बता सकते कि आज मैं घूमने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कई जगहों पे, अगर आप सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल की फैमिलीज होती हैं उनको सॉफ्ट टारगेट्स बोला जाता है। करेक्ट, इट्स अ सिक्योरिटी वाइड टर्म विच इज यूज्ड। तो आपको इवन आपकी फैमिली को नहीं पता रहता आप कहाँ जा रहे हैं या कब निकल रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट पुशेस यू, बिकॉज आपको पता है कि कुछ तो मैं अचीव करने जा रहा हूँ। एंड ये इंफॉर्मेशन आपको पता है कब बताई जाती है? जब आप एट सी पहुंचते हैं एंड यू आर रेडी टू एग्जीक्यूट द मिशन। उस टाइम पे एक ब्रीफिंग की जाती है, टक 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 करके, पॉइंट वाइज सबको अपने डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं। एंड द ब्यूटी इज, वो जो मैं 100 लोग के बता रहा था ना आपको, एक माइंड बन जाते हैं जैसे दे रीच एट सी। एक परफेक्ट। एक्सपीरियंस में शेयर करो तो आई मीन ऑर्डर्स आए हैं कि आपको रातों रात पेट्रोलिंग के लिए निकलना है, और आप एक दिन पहले प्लान कर रहे हैं कि यूनिट की पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाली है, और अच्छा, आप अपनी छुट्टी प्लान कर रहे हैं, और एक अलग लेवल का कोई एक फंक्शन फैमिलीज के साथ भी प्लान हो रहा है कि हम ना फैमिलीज के साथ ऐसा करके एक प्लान बनाएंगे और इस जगह पे जाके एंजॉय करके आएंगे। अब ये माहौल है सुबह, और शाम तक एक पूरी की पूरी टीम ऑन बोर्ड में क्लोज इन हो चुकी है, क्योंकि कहीं से कोई खतरा आया है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, या कोई रिक्वायरमेंट आई है डिप्लॉयमेंट की। करेक्ट, आप लगाइए उसी टाइम टीम क्लोजअप होके पूरी की पूरी पनडुब्बी को रेडी, ऑब्वियसली हम उसको स्टैंड बाय स्टेट में रखते हैं एक सबमरीन को, पर सबमरीन को रेडी कर रही है टीम, एंड अगली मॉर्निंग तक डिप्लॉय हो चुकी है। जब आप एट सी हैं, आपको आपका बताया गया है कि मिशन क्या है, आपको सबसे ज्यादा थ्रिल पता है कब मिलता है आपको? जब आप डाइव करते हैं, और डाइव करने के बाद आपको 24 घंटे ये पता है कि ऊपर दुश्मन चल रहा है करेक्ट। और नीचे आप छुपे हुए हैं, और नीचे से आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं। टर्म्स लाइक डेटरेंस पेट्रोल अगर हम सुनते हुँ, हैं हुँ। ऑफेंसिव पेट्रोल, सब कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो बहुत थ्रिल देती हैं एट सी। ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पे, और आप ये लगाइए, आप सोए नहीं हैं, 15 से 16 घंटे हो चुके हैं, आप अपने मिशन पे सबके सब क्लोज्ड अप हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो अलर्ट सिचुएशन है, हाई स्टेट सिचुएशन है। करेक्ट, ऑब्वियसली सबमरीन पे अपना एक वॉच सिस्टम और स्लीपिंग सिस्टम रहता है, पर जब जान पे बनी हुई है तो तब तो आपको उसी सिचुएशन को कैटर करना है।
तो बिल्कुल सर। सच एक्सपीरियंसेस गिव्स यू इमेंस थ्रिल, वो रश एक अलग लेवल का रहता है, वो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस एक आई थिंक वो शायद से डिस्क्राइब करना भी इज वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट टू नो इट। कंप्लीटली सर। अच्छा सर, जो नेवी है, एज़ यू सेड कि वो एक नॉर्मल जहाज नहीं है, एक नॉर्मल शिप नहीं बोल सकते उसको हम, राइट? तो उसकी जो मशीनरी और वेपनरी स्पेसिफिकली वो भी अलग ही होती है, राइट? तो उसकी वेपनरी के ऊपर भी स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाती है सेलर्स को? बिकॉज़ ऑब्वियसली मतलब सबमरीन के अंदर आप बंदूक तो चलाओगे नहीं, राइट? तो उसके जो मिसाइल्स हैं, जो उसके टॉर्पेडोज़ हैं, क्या उसके ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है? और क्या इसका भी कोई स्पेशल ब्रांच होता है कि भाई यही बंदा डेडिकेटेड है जो इस टॉर्पेडो को चलाएगा? हाँ जी, आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो आपका क्वेश्चन एकदम आंसर मैं बोलूंगा यस है। अगर मैं उसको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया 3 ब्रांचेस थी ना, एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग। अब मान लीजिए किसी को मैं टॉर्पीडोज में ट्रेन कर रहा हूँ, और उसको मैंने टॉर्पीडो के अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं, है ना। देर कैन बी राइट, अंडर वाटर टॉर्पीडोज, देर कैन बी सर्फेस टू एयर टॉर्पीडोज, देर कैन बी अ टॉर्पीडो जो एक्चुअली टॉर्पीडो ट्यूब से निकलेगी पर पानी से निकलते एक मिसाइल बन जाएगी और कहीं जाके अटैक कर देगी, करेक्ट, है ना। तो अलग अलग टाइप के, तो इन पे इस पर्टिकुलर टीम को, उस डिपार्टमेंट की टीम को बोला जाता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिपार्टमेंट। ऑलराइट, ऐसी एक और डिपार्टमेंट होता है मिसाइल गनरी डिपार्टमेंट, वो मिसाइल्स देखता है। ऐसी एक गनरी ब्रांच रहती है जो स्मॉल आर्म्स देखती है। सबमरीन में भी हम स्मॉल आर्म्स अपने साथ कैरी करते हैं, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। ऐसी अगर आप इंजीनियरिंग साइड बोलेंगे तो जैसे मैंने बताया आपको, एयर कंडीशनर्स के अलग एक्सपर्ट्स होंगे, इंजन के अलग एक्सपर्ट्स होंगे, वैक्यूम सिस्टम के अलग एक्सपर्ट्स होंगे, क्योंकि इन सारे सिस्टम्स की जरूरत रहती है वहां सबरीन में। दे शुड बी ऑपरेशनल 24/7। इलेक्ट्रॉनिक साइड बोलूं तो कोई वेपन सेंसर में स्पेशलिस्ट होगा, कोई पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मशीनरी में स्पेशलिस्ट होगा, कोई कंट्रोल सिस्टम जब हम बोलते हैं तो किसी भी टाइप का जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन और सेंसर्स यूज हो रहे हैं, या किसी एक ऑपरेटर को एक डिस्प्ले चाहिए, उसको कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए एक स्पेशलिस्ट होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट मैं बताऊं, जैसे सोनार ऑपरेटर्स रहते हैं हमारी सबमरीन में। हाँ जी, वो बड़ी, आई वुड से दे आर फिनोमिनली अ वेरी गुड सेट ऑफ इंडिविजुअल्स। उनकी हियरिंग इतनी अच्छी ट्रेन की जाती है, और उनका हर साल कान का अलग का मेडिकल होता है कि कान में उसको सुनने की उसकी क्षमता कम तो नहीं हो रही है। हुँ, आप लगाइए ऐसे इंडिविजुअल को, जैसे आपने स्पेशलाइजेशन की बात की ना, एक ऐसी उसकी ट्रेनिंग की जाती है जहां पे वो दिनों दिन बैठ के अपने कान पे हेडफोन लगाता है और वो अलग अलग टाइप की आवाजें सुनता है। सोनार ऑपरेटर ना, सोनार बेसिकली कैसे होता है कि एक करेक्ट, करेक्ट, साउंड वेव भेजेगा, साउंड रिसीव करेगा, और उस साउंड को मैं आइडेंटिफाई कर पाना चाहिए। अब आप लगाइए उसके पास है एक डिस्प्ले सिस्टम है जहां पे अलग अलग सिग्नेचर्स और सब कुछ आ रहे हो और वो उसको डिसाइफर कर सकता है, पर उसको यहाँ तक कि इस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है जहां पे उसके कान को ट्रेन किया जाता है। वो सिर्फ आवाज सुन के बता सकता है अगर दुश्मन ने मेरे पे अटैक कर दिया है, मेरे पे कुछ लॉन्च कर दिया है, कहीं पे कोई मछली या जानवर की आवाज आ रही है, तो क्या मुझे किसी शिप के इंजन के चलने और बंद होने की आवाज आ रही है। और उसके हुँ, बेसिस पे वो बता सकता है अंडर वाटर की सर इस डायरेक्शन में इतनी दूरी पे ये जहाज खड़ा है, ये जहाज ये काम कर रहा है, इस जहाज की ये मशीन स्टार्ट हो रही है, स्टॉप हो रही है, जो एक सबमरीन को अपना ऑपरेशन करने में हेल्प करती है। तो दैट इज द लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन जो एक सेलर स्पेशलिस्ट को सबमरीन में दिया जाता है। ऑलराइट सर। सो ऑल इन ऑल वी कैन से कि नेवी कोई भी दे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू ट्रेन अ सेलर सबमरीन में जाने से पहले, राइट? अब सर, अब जैसे अग्निवीर का हमारा यस। अग्निवीर स्कीम आया है, इसके अंडर फॉर 4 इयर्स एक सेलर आएगा। अगर 25% में वो आ जाता है, तो वो आगे फर्दर अपनी सर्विस देगा, नहीं तो वो रिटायर हो जाएगा, राइट? तो इसमें सर जो बचे हुए हमारे 25% जो आ गए, अब जो रिमेनिंग आपके 75% बचे हैं सर, वो रिटायर हो जाएँगे सर। तो ऐज़ आप भी सर एक अब रिटायर वेटरन हैं सर, तो क्या सब एवेन्यूज़ हैं एक अग्निवीर के लिए पोस्ट रिटायरमेंट जो कि वो एक्सप्लोर कर सकता है? किन सब जगहों में वो जा सकता है, स्पेशली उस ट्रे एक सबमरीनर की ट्रेनिंग के साथ, जो कि उसको हेल्प करेगी सर?
तो बिफोर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, मैं तीन चीजें बताऊंगा जो आपको फ्रॉम अ शॉर्ट सर्विस एस्पेक्ट, या अगर मैं बोलूं जो एक फौज आपको ट्रेनिंग देती है, उसमें तीन पर्टिकुलर बड़े अच्छे एस्पेक्ट होते हैं जो आपको कहीं भी फिट कर सकते हैं। हम्म। पहला एस्पेक्ट होता है वैल्यू ऑफ समथिंग कॉल्ड एज नाम, नमक और निशान। ये तीन चीजों की वैल्यू, और इसको बड़े बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज कोट करते हैं, मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की एंड पता नहीं अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क्स हैं उसके अराउंड। पर इसका मतलब क्या होता है कि आपको ना पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है। हम्म। आप एज अ सोल्जर एक बहुत उत्कृष्ट लेवल पे एक ऐसे नागरिक बन जाते हैं जब आप बाहर आते हैं फौज से, कि आपको कोई भी सिचुएशन स्ट्रेसफुल नहीं लगती। दैट इज पहला एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इज आप प्रोफेशनली इतने कॉम्पिटेंट बना दिए जाते हैं, और आपकी अवेयरनेस और आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको इतना इंक्रीज कर दिया जाता है कि किसी भी प्रकार की नॉलेज ग्रहण करने में या किसी भी प्रकार के काम को एग्जीक्यूट करने में आपको रेजिस्टेंस फील नहीं होता। या आपको कई बार देखना, जब आप ये मैं उनके लिए बोलूंगा जो अगर रिटायर हो रहे होंगे अग्निवीर अपना प्रोग्राम करने के बाद, उनको बाहर आके ये बहुत चीजें नोटिस में आएंगी जहां पे आप बोल रहे होगे अरे इसको इतना मुश्किल क्यों लग रहा है, ये तो ऐसे 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 करके हो सकता है निकाल देंगे। हम्म। और आप किसी चीज से ना घबराते नहीं। एक मतलब एक वर्ड यूज होता है ना कि कभी भी काम मिलता है इनर्शिया आता है। इट टेक्स टाइम कि आप उस इनर्शिया को या उस फोर्स को ओवरकम करें उस काम को एग्जीक्यूट करने में। फौज आपको उसके लिए बहुत अच्छे से ट्रेन कर देती है। और लास्ट पार्ट है, इसको कॉर्पोरेट लाइफ में मैंने रियलाइज किया, इसको बोलते हैं प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। एंड टू एंड एक प्रोसेस को समझना कैसे है, वो एक अग्निवीर के लिए बहुत आसान हो जाता है। ये तीन कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं शेयर करना चाहता था, जो इवन मैंने भी पर्सनली देखा। मेरे पास लोग आके जो पूछते हैं, मैं उन्हें बोलता हूँ कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये तीन चीज पता है, अब आप उसको डाल के देखो। अब आप देखिए अपॉर्चुनिटीज कितनी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। इंटरनली लैटरल मूवमेंट्स बहुत अच्छी खासी ओपन अप हो रखी है। करेक्ट। और अभी मैं सिर्फ गवर्नमेंट से पहले कवर कर रहा हूँ। तो जब आप इंडियन गवर्नमेंट वाइज बोलते हैं, आपके पास लैटरल डिपार्टमेंट एंट्रीज हैं, आपके पास लैटरल ट्रांसफर्स हैं। आप एक सरकारी नौकरी से अलग दूसरी सरकारी नौकरी में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड ट्रांसफर में क्या होता है, वही अपना इंटरव्यू प्रोसेस सब कुछ रहता है। इसके अलावा आपके पास यूएन की अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होगा, पर यूनाइटेड नेशंस में अगर आप वो उनकी जॉब प्रोफाइल्स पढ़ें, एन नंबर ऑफ जॉब प्रोफाइल्स हैं जहां पे एज अ सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेशलिस्ट, एज एज अ एनालिस्ट स्पेशलिस्ट, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो ये हो गया गवर्नमेंट साइड ऑफ थिंग्स, जहां पे लैटरल एंट्री यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल तक मैंने आपको कनेक्ट करके दिया। ऑल्सो इसमें एक शॉर्टर पॉइंट है, पर वो डिपेंड करता है उस साल में। अलग अलग कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज की नेवीज हैं, वो भी इंडियन नेवी से हायरिंग करती हैं। तो वो ऑलराइट। भी एक एवेन्यू आपके लिए खुद, अगर आप ऑस्ट्रेलियन नेवी के वेबसाइट पे जाएंगे वहां पर, वो आपका मैं बोलूंगा पर्सनल चॉइस है, आप अपना करियर आगे कैसे सेटल करना चाह रहे हैं। कॉर्पोरेट साइड में तो मैं बोलूंगा द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। आपको हम्म। पता है आपके 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, आपको डिसीजन बना लेना चाहिए, आप कंटिन्यू करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं। और नहीं करने वाले हैं तो अपने आप को मिनिमम एटलीस्ट 6 महीने का टाइम दीजिए बिफोर रिटायरमेंट, ताकि आप नेक्स्ट लेग के लिए प्रिपेयर हो पाए। और नेवी में रीसेटलमेंट प्रोग्राम्स रन होते हैं आपके लास्ट ईयर में, उन रीसेटलमेंट प्रोग्राम में एनरोल होइए, कॉर्पोरेट लाइफ को समझिए, और फिर जो भी रोल आपको या जो भी इंडस्ट्री है जो आपको इंटरेस्ट करती है वहां अप्लाई करके जॉब ले लीजिए। और मैंने बहुत सक्सेसफुल ट्रांजिशंस देखे हैं जहाँ पे ये बहुत आसानी से हो जाता है। आज की डेट में अगर जस्ट लास्ट पार्टिंग नोट में बोलूं, जो ऐसे कंपनीज लाइक Amazon है, फ्लिपकार्ट है, इनका तो यहाँ तक कि MOU साइन हो रखा है नेवी के साथ, जहाँ पे ये एक बड़े ही बैलेंस तरीके से आते हैं, हायरिंग करते हैं, और अपने पास रिटायरिंग फौजीज को साथ में ले जाते हैं। इनफ एवेन्यूज आर देयर, आई वुड से। ऑलराइट सर, ग्रेट इनसाइट सर। तो जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, सर ने ऑलरेडी बता दिया है। ये जो एवेन्यू सर ने बताया है, मुझे नहीं लगता कि ये खाली नेवी या सबमरीनर तक सीमित है। इसमें आप बहुत सी चीजें ढूंढ सकते हो। यही बस आपका एटीट्यूड यही रहना चाहिए कि व्हाट बेस्ट सूट्स मी, जहां तक मुझे समझ आया सर। वेल, दिस ब्रिंग्स अस टू द वेरी एंड सर। एक फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे सर, आप क्या एक सजेशन देना चाहोगे सर, आप अपकमिंग जो हमारे सेलर्स हैं, जो उनकी नेवी को जॉइन करने वाले हैं, जो सबमरीन ब्रांच को जॉइन करने वाले हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? आई थिंक मैं सबको एक मैसेज जरूर दूंगा कि
किसी भी समय और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कभी भी लर्निंग मत रोकिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लर्निंग करते रहें। एंड दूसरा एस्पेक्ट है, अपने रूट से कनेक्टेड रहिएगा। रूट से कनेक्ट होने का मतलब मैं बोलता हूँ, आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिस फैमिली से आ रहे हैं, जो वैल्यूज आप साथ लेके आ रहे हैं, और उसके ऊपर जो फौज आपको एक ट्रेनिंग देगी फ्रॉम अ इंडियन नेवल एस्पेक्ट, चाहे आप शिप में जाएं, सबमरीन्स में जाएं, उस ट्रेनिंग को अपने साथ बांध के रखिएगा। और इन इन दो चीजों को जब आप कंबाइन करेंगे, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए। ये चीज मैंने फॉलो की थी, मेरे को बहुत हेल्प मिली इसकी वजह से, जिसकी वजह से मैं आज तक अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। एंड मेरी लर्निंग आज की डेट में भी रोज दिन पर दिन कोई ना कोई नई चीज में पिकअप करता रहता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड बहुत फास्ट पेस में चेंज कर रहा है। और उसके साथ आपकी लर्निंग एट एनी, चाहे वो कितनी छोटी लर्निंग हो, होती ही रहनी चाहिए। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स सर। वी होप कि आपके वर्ड से जो हमारे आने वाले अपकमिंग अग्निवीर हैं वो मोटिवेट होंगे, और डेफिनेटली यू विल सी सक्सेस इन फ्रॉम आवर ऑडियंस इटसेल्फ सर। वेल, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स फॉर योर टाइम अग्निवीर हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू प्रतीक, इट वाज रियली नाइस। एंड आपके सारे ऑडियंस को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड गुड अपॉर्चुनिटीज एंड फेयर फेयर विंड्स एंड कामर सीज, जैसे हम बोलते हैं, फॉर द फ्यूचर टाइम्स टू कम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद सर। ऑलराइट सर, ठीक है। इट वाज नाइस टॉकिंग सर। मतलब पता ही नहीं चला कब 1 घंटा निकल गया टेम्पो में। ये मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट था। मैंने इंटरव्यूज तो बहुत दिए, बट टू बी ऑन अ पॉडकास्ट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कुछ अगर मेरे से गलती हो गई तो आई एम सॉरी फॉर दैट, नहीं, नहीं बट सर, मतलब नाइस, यू हैड अ गुड लाइन ऑफ one of the क्वेश्चन। finest, sir, one of the finest. Like I've taken interviews of a lot many people, but yours seems to be the most finest. Even I find myself comfortable asking questions to you. All thanks to you, sir. ग्रेट। And कभी सर पहाड़ आइएगा तो याद करेंगे, याद कीजिएगा हमें। अरे हाँ ना, मैं छुट्टी पे आता रहता हूँ दिल्ली, क्योंकि इन लॉज गुड़गांव में है, सेक्टर सर 56 में। सेक्टर और 56। पेरेंट्स इंदिरापुरम में। हाँ। अच्छा, तो मैं भी और इंदिरापुरम में ही पेरेंट्स, रहता हूँ सर। आई लिव इन गौर सिटी। ओ मेरा ये कृष्णा अपरा सफायर करके है, वैभव खंड में। हाँ, हाँ, ये हाँ। एक सोसाइटी है कृष्णा अपरा सफायर, वो विंडसर मार्केट है ना, उसके हाँ, बगल में हाँ, है करेक्ट, गॉट सोसाइटी। इट, गॉट। तो आई बीन पेरेंट्स देयर। वही रह रहे हैं, तो छुट्टी आता रहता हूँ। नंबर तो है ही, पिंग मार दूंगा, फ्री होगा तो लेट्स कैच अप ऑन फॉर अगेन। श्योर सर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। लाइक आई मैं ये सबको बोलता हूँ जो भी मेरे पॉडकास्ट में आते हैं कि लेट्स कनेक्ट इन पर्सन एज वेल, एंड या लेट्स टेक डेफिनेटली। इट फर्दर सर। अच्छा सर, डू यू अरे आल्सो हैव वेरी योर नाइस। सोशल मीडिया हैंडल्स विद यू? इंस्टाग्राम में हो सर? नहीं रे यार, मेरा एक्चुअली न्यूक्लियर में आने के बाद मेरा सब डिलीट हो गया था, तो कुछ हैंडल्स नहीं है मेरे पास, सिर्फ लिंक्डइन का हैंडल है अभी, वर्क्स। नो वरीज। which I have कोई available, दिक्कत yeah. नहीं सर। बेसिकली व्हाई एम आई आस्किंग दिस इज बिकॉज़ जनरली क्या होता है, जिसको भी मैं पॉडकास्ट में बुलाता हूँ, तो उनके जनरली होते हैं हैंडल्स, लाइक वुमेन स्पेशली वो इन्फ्लुएंसर्स बन जाती है आफ्टर रिटायरमेंट, तो उनके उसमें फिर मैं वी आल्सो कोलैबोरेट वाया इंस्टाग्राम। बट एनीवेज कोई इशू नहीं है सर। बस मेरे हाँ को नहीं, मेरा क्या होता, अभी 2 इयर्स ही हुए थे ना रिटायर हुए हुए, तो कुछ ऐसी लिस्टों में है जहाँ पे वो अलाउ नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली गो ऑनलाइन। नो वरीज सर, नो वरीज। अच्छा, आपका सर ना मेरे को एक थोड़ा क्लियर सा पिक्चर चाहिए होगा इन गुड रेजोल्यूशन इफ पॉसिबल। एंड अगर सबमरीन के अंदर है तो बेस्ट रहेगा सर, या सबमरीन के मैं ढूंढने बाहर की कोशिश भी करता है। हूँ। मैं एक्चुअली आज देख रहा था सारी फोटोग्राफ्स, पर वही है, कुछ ना कुछ ब्लर्ड है या खुद से ली हुई है, क्योंकि बहुत वो रहता है ना, कुछ अलाउ नहीं करते वो लोग ऑन बोर्ड। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी क्लियर कट फोटोज खींची भी नहीं है, पर मेरे को जो भी मिलेगा ना मैं शेयर करता हूँ, आपके जैसे आपको फिट लगेगा अकॉर्डिंगली उसको यूज कर लेना। फॉर श्योर राहुल सर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सर। इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू प्रतीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। गुड डे। थैंक यू वेरी मच सर।